मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैंने अफेयर का लफ्ज़ कितनी बार बोला है। आप लोगों ने सही जवाब दिया तो आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम भी लूंगा और साथ में किसी एक के साथ खाना भी खाऊंगा। पैसे मैं देंगा बाबा जी, फिक्र मत करो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे आप सुनकर यकीनन कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। और आप लोग अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं और सबके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों से मेरा एक ताल्लुक बन जाता है दिल का। तो मैं आपसे आज जिस टॉपिक पर पहले बात करने जा रहा हूं वो है हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी एक अपने दोस्त की शादी पर जाते हैं। वहां जाने के बाद वहां पर वो अपने दोस्त का निकाह खुद पढ़ाते हैं। जब वो निकाह पढ़ाते हैं तो भाई बहुत सारे लोग खुश होते हैं। बहुत सारी लड़कियां लड़के ये कहते हैं कि काश इतना हैंडसम मौलवी मेरा भी निकाह पढ़ा दे। अब बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि हमजा अली अब्बासी ने हमारा निकाह पढ़ाया, लेकिन बहुत सारे लोग तनकीद क्या कर रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है। वो कह रहे हैं कि अब एक्टर भी निकाह पढ़ाएंगे, अब एक्टर भी ऐसे काम करेंगे, अब एक्टर भी ये करेंगे, अब एक्टर भी वो करेंगे। लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी। भाई सबसे पहले एक बात मैं आपको बताऊं, आज से कुछ अर्सा पहले की बात है। मैं किसी चीज पर डिस्कस कर रहा था कुरान के हवाले से, मुझे समझ नहीं आ रही थी तो मैं मौलवी साहब के पास गया। तो मौलवी साहब मुझ पर बड़े गुस्से हुए। मौलवी साहब कहते हैं कि आपको एक्टर्स का तो सारा पता है, फलां एक्ट्रेस क्या करती है, फलां एक्टर क्या करता है, फलां हीरो क्या करता है, वो कितने पैसे कमाता है, आपको ये सब कुछ पता है, लेकिन आपको इस आयत के बारे में नहीं पता। मुझे बड़ा पहले तो बहुत बुरा लग रहा था कि वो ऐसे बात कर रहे हैं। अब चूंकि उनके साथ मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा था तो मैंने पहले ही ये सोच लिया कि ये किसी अच्छी वजह से मुझे ये बात कह रहे होंगे, इसका अंजाम अच्छा होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक एक चीज को पूछने के लिए मौलवी साहब के पास आते हैं, जबकि आपका ताल्लुक भी इस्लाम से है, जबकि आपका ताल्लुक भी दीन से है, आपका ताल्लुक भी अल्लाह और उसके रसूल से है। तो फिर आप अपनी बातें, अपने मसाइल पूछने के लिए मौलवी साहब के पास पहुंच जाते हैं। आप खुद क्यों नहीं टाइम देते दीन को, आप खुद क्यों नहीं पढ़ते? मुझे तब जाकर ये बात समझ आई कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी समझना चाहिए। खैर उसके बाद मैंने तवज्जो दी, जो नहीं दी वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर आपको पता है कोई भी जब अच्छा काम करने के लिए निकलता है तो उस पर तनकीद ही की जाती है। आज आपसे मैं एक सवाल करता हूं, अल्लाह ना करे आपके घर में किसी की वफात हो जाए, मेरे घर में किसी की वफात हो जाए, तो हम जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी साहब का इंतजार कर रहे होते हैं, मौलवी को ढूंढ रहे होते हैं, हजूम इकट्ठा होता है। अगर मौलवी लेट हो जाए तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वो मौलवी साहब पढ़ाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने बच्चों को दीन सिखा कर जाते हैं, अपने बच्चों को तालीम देकर जाते हैं, वो वसीयत में लिख के जाते हैं कि मेरा जनाजा मेरा पोता पढ़ाएगा, मेरा जनाजा मेरा बेटा पढ़ाएगा, फलां मौलवी नहीं, मेरा जनाजा मेरा अपना बेटा पढ़ाएगा। लेकिन जब बेटे को आता ही ना हो जनाजा पढ़ाना तो क्या होगा? और आपको जब निकाह पढ़ाना नहीं आता तो क्या होता है? आप मौलवी साहब का इंतजार करते हैं। बहुत सारे मौलवी तो बहुत ज्यादा पैसे भी लेते हैं। अब मैं ये नहीं कहता हूं, सबसे पहले तो मेरा इख्तलाफ यही है ना कि जिस तरह से हम किसी गाने वाली पर हजारों नहीं लाखों रुपए लुटा देते हैं, तो एक इमाम मस्जिद को हम सिर्फ 20,000 रुपए भी सैलरी नहीं देते पूरी, और फिर उनके पास जब कुछ आ जाता है तो उस पर भी तनकीद करते हैं, मौलवी साहब ने गड्डी कितों लै ली, तनख्वाह तो इन्हों नहीं आनी है। ये भी हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि आप लोग खुद क्यों नहीं सीखते? अगर हमजा अली अब्बासी ने अच्छा काम किया तो मैं ये समझता हूं कि हमजा अली अब्बासी साहब को तो सलूट करना चाहिए कि कम से कम वो दीन को समझते तो हैं। चलो, जिस तरह से कल लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे इस तरह के कि आप मीरा जी के लिए ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने नेकी की, अपने बहन भाइयों के लिए किया तो उन्होंने गलत है। तो भाई मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मीरा जी के जो जाती ये मामलात हैं, ये जो काम है, उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भाई मीरा जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, नेकी के काम किए हैं। मैंने इस तरह की कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा कि उनकी प्राइवेट वीडियोस जिस तरह से लीक हुई, ये जब जो कुछ भी हुआ, जिस तरह के वो काम करती हैं, गाने, म्यूजिक वीडियो, फिल्मों में जिस तरह के सीन्स वो करती हैं, इंडिया जिस तरह के वो सीन्स करके आई, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने बहन भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया, उनका फ्यूचर बनाया, ये एक अलग चीज है कि कोई भी शख्स अपने बहन भाइयों के लिए नहीं सोचता। आजकल सभी ये सोचते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे समेत ऐसे ही हैं सभी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
لیکن میرا نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے فیوچر بنایا. میں نے یہ کہا تھا, لیکن بہت سارے لوگ نیچے شروع ہو گئے, آپ سے یہ امید نہیں تھی, آپ سے یہ امید نہیں تھی. بھائی میرے کو امید نہیں تھی, میں کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دا بیسٹ فرینڈ کہ میں جو ہے وہ اللہ کرے کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بیسٹ فرینڈ بن جاؤں. یار اس سے بڑی بات کیا ہوگی. صبح شام ڈانٹ بھی سنوں گا اور کام بھی سیکھوں گا, ان سے دین بھی سیکھوں گا. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جن کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے, انہوں نے تو بہت غصہ کیا تھا اس بات پر کہ آپ لوگوں نے مولویوں کو پروفیشنل بنا دیا ہے. آپ لوگوں کو نکاح پڑھانا آنا چاہیے, آپ لوگوں کو جنازہ پڑھانا آنا چاہیے. حتیٰ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے, 7 8 10 دن گزر جاتے ہیں, ان کے کان میں اذان دینے والا کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ان کو اذان تک نہیں آتی. امریکہ, کینیڈا, بہت ساری ایسی جگہوں پر, پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں. خیر امریکہ کینیڈا میں تو جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کو اذان تک نہیں دینے آتی. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس بات پر بہت غصہ کرتے تھے, کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ مولویوں کو پروفیشنل بنا چکے ہیں, مولویوں کے بغیر آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی, آپ لوگوں کو خود آنا چاہیے. بہرحال اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, کیونکہ آپ لوگوں کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے. بہرحال چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں ہمارے لیجنڈری ایکٹر شاہد صاحب کے بارے میں. آپ شاید نہیں جانتے کہ شاہد صاحب اپنے دور کے بہت ہی سپر ڈپر سٹار تھے. سپر ڈپر سٹار سمجھتے ہیں نا, مطلب سب سے اوپر والے سٹار تھے. بہت ان کا نام تھا, بڑے زبردست ان کی فلمیں تھیں. کچھ لوگ ان کو پسند کرتے تھے اور کچھ لوگ ان کو صرف اس لیے نہیں پسند کرتے تھے کیونکہ ان کی کنٹروورسیز بہت زیادہ ہوتی تھی. اس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا, لیکن میڈیا پر ہر وقت یہی خبریں چلتی تھی کہ شاہد صاحب کا فلاں ایکٹریس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, فلاں ایکٹریس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, فلاں ایکٹریس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے. اور کوئی ایسی ایکٹریس نہیں تھی جن کے ساتھ ان کا نام نہ جوڑا گیا, اور کوئی ایسی ایکٹریس نہیں تھی جن کے ساتھ یہ نہ کہا گیا ہو کہ شاہد صاحب کا ان کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, شاہد صاحب نے ان کو بھی پھنسایا ہوا ہے. اور ابھی ہنا نیازی نے ان کا ایک انٹرویو کیا, اور اس انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے دور میں جب اس طرح کی خبریں آتی تھی, ہر وقت یہی پتہ چلتا تھا کہ شاہد صاحب کا فلاں کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, فلاں کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, تو آپ کو کیسا لگتا؟ برا تو لگتا ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں, بالکل بھی برا نہیں لگتا تھا. انہوں نے کہا کہ سکینڈلز ہی تو ایکٹر کو زندہ رکھتے ہیں. جب تک سکینڈلز چلتے رہتے ہیں تب تک آپ خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں, اور کیا فرق پڑتا ہے آپ کو کسی کے ساتھ بھی جوڑ دیا جائے. انہوں نے کہا کہ کبھی برا نہیں لگا. انہوں نے کہا ہاں اس وقت برا لگا جب میں رانی بیگم کے ساتھ مجھے جوڑا گیا, کیونکہ وہ رانی بیگم ایک ایکٹریس تھی اور شاہد صاحب کی ایک دوست کی وائف تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت برا لگا جب ان کے ساتھ میرا نام جوڑا گیا, کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جن کا گھر بس رہا ہے وہ اپنے گھر میں خوش ہے, ان کے ساتھ میرا نام جوڑا جائے اور میری وجہ سے ان کا گھر ٹوٹ جائے یا ان کے گھر میں لڑائیاں بن جائیں, تو یہ میں نہیں چاہتا تھا, یہ مجھے برا لگتا تھا. ورنہ تو بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اسکینڈل ہونے ضرور چاہیے, ہے نا. جو آرٹسٹ لوگ ہیں وہ دلی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اسکینڈل ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بہت اچھا لگتا تھا جب اخباریں بھری ہوتی تھی کہ شاہد صاحب کا فلاں کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, فلاں ایکٹریس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, اور اس وقت کی کوئی بھی ایسی ایکٹریس نہیں ہے جن کے ساتھ شاہد صاحب کا افیئر نہ چلا ہو. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شاہد صاحب نے شادیاں بھی بہت کی ہیں. بہت سے مراد جو سامنے آئی ہیں وہی ماشاءاللہ کتنی ہوں گی یار, کافی شادیاں ہیں بہرحال. اور ابھی بھی وہ باز نہیں آئے, اور انہوں نے کہا کہ ابھی بھی میرا میرا جی کے ساتھ اگر افیئر جوڑ دیا جائے, میرا ان کے ساتھ نام جوڑ دیا جائے تو مجھے اچھا لگے گا, کیونکہ وہ سنگل ہیں, اور کسی سنگل کے ساتھ مجھے ابھی بھی پھنسا دیا جائے تو مجھے کچھ برا نہیں لگے گا. حالانکہ ان کی عمر ہوگی ابھی اس وقت میرا حال ایسی 85 سال تو ہوگی, اتنی نہیں تو کم سے کم 70-75 تو ہوگی. میری تو فیوریٹ ریما تھی, میرا بھی تھی. تو چاہیں گے ان کے ساتھ کوئی مارکیٹ میں اسکینڈل آ جائے تو کوئی بات تو نہیں ہے. ابھی بھی شاہد صاحب چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایکٹریس کے ساتھ میرا اسکینڈل آ جائے تاکہ میں خبروں کی زینت بنا رہوں, کیونکہ ابھی بھی انہوں نے جو یہ بیان دیا ہے. ویسے میں شاہد صاحب کو ایک مشورہ دیتا ہوں, شاہد صاحب تسی نشو بیگم نال ٹرائی کرو, انہاں نال افیئر چلاؤن دی کوشش کرو. ہو سکتا ہے تسی دونوں امر ہو جاؤ, تسی دونوں جڑا ہے امر کیا کہتے ہیں, مطلب نایاب ہو جائے آپ دونوں. ان دونوں کی بھی, ان کی بھی کسی کے ساتھ نہیں بنی آج تک, تھوڑیاں بھی پھر مسئلہ تے تانوں پتہ ہی ہے. خیر اگر آپ کا نشو بیگم کے ساتھ اگر ٹانکا فٹ ہو جائے نا تو میں کہتا ہوں واہ واہ ہو جائے گی. ویسے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ نشو بیگم کا بھی ان کے ساتھ افیئر تو چلا ہی ہوگا اس دور میں, کوئی نہ کوئی اسکینڈل تو بنا ہی ہوگا. لیکن اب اگر آپ دونوں شادی کر لیں تو کتنا اچھا لگے گا. آپ لوگ اس بارے میں بتائیے گا, کیونکہ نشو بیگم بھی ابھی تک کہتی ہیں کہ میں لڑکے کی تلاش میں ہوں اور مجھے آئے دن کوئی نہ کوئی آفرز آتی رہتی ہیں شادی کی. تو انہوں پھر شاہد صاحب نے ٹرائی کرنی چاہیے.
की कहते हो। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैंने अफेयर का लफ्ज कितनी बार बोला है। आप लोगों ने सही जवाब दिया तो आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम भी लूंगा और साथ में किसी एक के साथ खाना भी खाऊंगा। पैसे मैं दे आऊंगा बाबा जी, फिक्र मत करो। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मैंने कितनी बार नाम लिया है। आज मैंने जान के लिया है, देखता हूं आप लोगों की जहानत। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी औरत मार्च यानी कि फेमिनिस्ट वालों के बारे में। तो आपको बताता चलूं कि फेमिनिस्ट अपने नए मार्च की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर नए नए प्ले कार्ड्स बना रहे हैं और उस पर मारिया बी और मिशी खान को टारगेट किया जा रहा है। मारिया बी के बारे में लिखा जा रहा है प्ले कार्ड्स पर कि मारिया बी पाकिस्तान का गंद है, ये बहुत बुरा गंद है, अजीब व गरीब उन पर बातें लिख रहे हैं। लेकिन मारिया बी ने क्या बातें की हैं वो जरा आप गौर से सुने। उन्होंने कहा है कि फेमिनिस्ट को, औरत मार्च वालों को पाकिस्तानी औरतों ने रिजेक्ट कर दिया है और बड़ी खरी खरी बातें की हैं जिससे मैं इत्तेफाक करता हूं। उन्होंने कहा कि फेमिनिस्ट टोले में कौन कौन से लोग हैं? नाकाम मेकअप आर्टिस्ट, नाकाम डिजाइनर, कौमे लूत को पसंद करने वाले, कौमे लूत वाली हरकतें पसंद करने वाले, वो कौमे लूत वाले जो हम जिन्स परस्ती को सपोर्ट करते हैं, गेज और लेस्बियन, जो लड़की लड़की एक दूसरे के साथ अपना फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं। ये इस तरह के लोग जो हैं वो औरत मार्च करते हैं, जो अपने आप को दुनिया से मुनफरिद साबित करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नाकाम हैं। असल में मारिया बी ने ये कहा है कि ये औरत मार्च करने वाले वो लोग हैं जिनको बाहर से फंडिंग होती है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, सिर्फ उनको, वो अपने घरों से भी निकल चुके हैं, उनको अपने घरों से भी निकाल दिया गया है। ना उनके घर वाले उनको एडमिट करते हैं, ना उनके घर वाले उनको पसंद करते हैं, उनको निकाल दिया गया है। और वो लोग जो जिंदगी में नाकाम है उनको फंडिंग दी जाती है, वो पैसे की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तानी औरतें फेमिनिस्ट टोले को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि कौन एक्सेप्ट करेगा? यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं। मैंने एक शख्स का इंटरव्यू देखा फेमिनिस्ट का, वो कहता है कि इसमें क्या बुराई है कि अगर किसी शोहर के सामने उसकी बीवी किसी और के साथ बैठकर फिजिकल रिलेशन कर रहे हो या फिर उसके साथ कोई अपनी ठरक पूरी कर रही हो, तो इसमें क्या बुराई है? ऐसे लोग भी यहां पर मौजूद हैं। और कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि भाई अगर मैं किसी मर्द से शादी करता हूं तो इसमें क्या बुराई है। ऐसे बेगैरत भी मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जो गलत चीजों को प्रमोट करते हैं, गलत चीजों पर पैसा लगाते हैं और अपने आप को ठीक साबित करने के लिए हर तरह का काम करने के लिए तैयार रहते हैं। आप सभी को याद होगा खलील रहमान कमर की लड़ाई क्या थी। खलील रहमान कमर को लोगों ने पसंद क्यों किया था? खलील रहमान कमर के ड्रामे तो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने मारवी सरमत को जब खरी खरी सुनाई थी, आप लोगों को याद तो होगा, कोई थूकता नहीं है तेरे जिस्म पर, उन्होंने मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उन्होंने चिल्ला कर कहा था। तो फिर खलील रहमान कमर भी गुस्से में आ गए थे। क्यों आए थे? उन्होंने कहा कह कौन रहा है, कौन कह रहा है? पहले तो ये बात सोचने वाली है कि कह कौन रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में औरत मार्च को देखिए, औरत मार्च वालों ने कभी जाकर गांव में एक वो लड़की जो सर पर घड़ा उठाकर आ रही होती है उसको कभी आकर उन्होंने सपोर्ट किया? उन्होंने सोचा है कि यार ये इतनी दूर से पानी भरकर आती है तो इसके घर के आगे ट्यूबवेल क्यों ना लगा दिया जाए, इसके घर के आगे पानी का इंतजाम क्यों ना कर दिया जाए। और पाकिस्तान में थर के इलाके सिंध में जाकर देखें औरतों के क्या हालात हैं, किस तरह से वो गुर्बत की चक्की में पिस रही हैं, उनके बच्चे भूखे प्यासे बीमारियों में किस तरह से मर रहे हैं। वहां जाकर औरत मार्च निकालें, वहां जाकर ये जो फंडिंग यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा किया जाता है, आप लोग जाकर वहां पर कोई काम करें तो समझ में आए। यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास जहेज नहीं है। आप औरत मार्च वाले जाएं, उनको जहेज ले दे, उनकी शादियां हो सके, क्योंकि वो बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हैं, वो शरीफ हैं, अपना फिजिकल किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहती, वो अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हैं। आप तो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं चाहे अपने शौहर के साथ रहूं, बच्चे पैदा करूं ना करूं, चाहे शादी के बाद भी किसी के साथ अफेयर चलाऊं, क्योंकि मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है। तो फिर ये तो वो हैं जो अपने जिस्म को अपनी मर्जी नहीं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना चाहती हैं। तो आप लोग इनको भी सपोर्ट करें। मजा तो तब है कि इस मार्च पर आप कुछ ऐसा करके दिखाएं, ना कि रोडों पर डांस मुजरे कर कर लोगों को ये बताएं कि ये औरत मार्च है, हमें अपनी मर्जी से जीने का हक है। ये जीने का हक नहीं है। ये काश आपको समझ आ जाए कि आप शैतान के वसवसों में इतनी बुरी तरह से झगड़े गए हैं कि आपका आने वाला वक्त शायद इससे भी कई गुना ज़्यादा बुरा होगा। और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हदायत दे, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को बिला वजह नहीं बनाया।
اللہ نے اس دنیا کو ہم سب کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے واپس جانا ہے اور واپس جانا ہے جواب دہ ہونا ہے. بہرحال امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.